तालियों से जो है वो स्वागत किया जाए। कुलदीप जी, साथ में भाजपा की तरफ से मनीष कंवर जी जहां भी हैं आप जल्दी आएं, क्योंकि हमारी मजबूरी है कि ये डिबेट अब शुरू करनी आपसे जरूर करेंगे। लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं और यहाँ पर एक चीज का जरूर ध्यान रखें कि जो चुनावी हमले होते हैं ज्यादातर डिबेट्स में ये देखा जाता है और हमारे को काफी बंद भी करनी पड़ती है, तनाव का माहौल हो जाता है, तो प्रश्न वही पूछे के मद्देनजर वो जरूर पूछे। मनीष कंवर जी भी आए, इनका भी जोर करें और अपने प्रश्न भी जो है वो आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी डिबेट में आए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारी डिबेट में आए। आप व्यक्तिगत तौर पे अपने ऊपर ना ले चीजें, क्योंकि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो जनता के ही होंगे। पहला प्रश्न मनीष जी, सीधा आपसे प्रश्न हमारा रहेगा कि एक कांग्रेस एक चीज कहती है कि वॉशिंग पाउडर निरमा, कि भाजपा में जो भी आता है वॉशिंग मशीन से साफ होके बाहर निकल जाता है, चाहे उसने जितना मर्जी घोटाला किया हो। देखिए, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहूँगा, एक शायर ने कहा है, कैसे कैसे मंजर नज़र आने लगे हैं, कैसे कैसे मंजर नज़र आने लगे हैं, गाने वाले चिल्लाने लगे हैं, ए हिंदुस्तान वालों इस कांग्रेस को खत्म कर डालो, वरना इसके कारनामे अब हम शर्माने लगे। तो हम रिकॉर्ड्स की अगर बात बताएं, पिछले 2014 से लेकर 24 तक 30 में से 25 ऐसे नेता थे, चाहे हम इनकी अपने पास अजीत पवार जी की बात करें, नवीन जिंदल जी की बात करें, या आपके पास प्रफुल्ल पटेल की बात करें, ऐसे तमाम ऐसे घोटाले थे जिनमें हजारों करोड़ों रुपए जो था वो स्कैम हुआ, परंतु आपके पास हो गए सारी जांच, चाहे सीबीआई की जांच, चाहे ईडी की जांच बंद कर दी जाती है। देखिए, जब सीबीआई और ईडी जांच करती है तो वो सारे तथ्यों को इकट्ठा करके कोर्ट में जाती है। उसके बाद जो ऑनरेबल कोर्ट वो डिसीजन देता है, अगर किसी व्यक्ति को कन्विक्शन होती है तो दोषी माना जाता है। अगर कानून तो आपने 2018 में चेंज कर दिया ना ईडी का, कि आप पहले ही डिफॉल्ट हो जब तक आप इनोसेंट नहीं प्रूव हो जाते हैं। नहीं, वो कानून इस तरह से नहीं है कि डिफॉल्ट हो। उसमें कहा गया है कि जो ईडी है वो किसी को बुला सकती है, इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, लेकिन सारा मैटर जो है वो कोर्ट के क्षेत्राधिकार में जाता है। आप चाहे केजरीवाल जी का मैटर देखिए, चाहे कोई और मैटर देखिए, जब ईडी किसी व्यक्ति के खिलाफ जो एविडेंस कलेक्ट करती है तो ऑनरेबल कोर्ट में जाकर उनको प्रूव करना पड़ता है। कोर्ट पूछता है कि आपको इन बंदों को, इस व्यक्ति को कस्टडी दी जाए या ना दी जाए, तो वहां पर प्रूव करना पड़ता है कि ये जो तथ्य इनके खिलाफ है, इसी वजह से जो है इनको अंडर कस्टडी रखा जाए, क्योंकि ये गवाहों को प्रभावित करता है। कुलदीप जी, हिमाचल की स्थिति की बात करें, क्या कारण है कि आप ही के नेता छोड़ के भाजपा में चले जाते हैं? धन्यवाद। पहले तो मैं आपका धन्यवाद करना चाहता हूँ, आज जो आपने डिबेट रखी यहाँ पे। सबसे पहले तो जो लोकतंत्र का पर्व है उसकी आप सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं। ये जो चुनाव है इसमें मेरा अनुरोध रहेगा कि सब जो है बढ़ चढ़ जो इसमें हिस्सा लें। अब जो आपका प्रश्न है, ये जो हिमाचल की आपने बात रखी, भाजपा जो इतनी आतुर है कि उनसे जो हजम नहीं हो रही है, माननीय जो मुख्यमंत्री है सुखविंदर सुक्खू जो एक आम परिवार से निकले हुए हैं, भाजपा से वो हजम नहीं हो रही है बात, इसीलिए जो ये कोशिश कर रहे हैं जैसे कैसे बाई हुक बाई क्रुक कि कांग्रेस की सरकार को तोड़ा जाए, चाहे वो ईडी का दबाव हो, चाहे पैसों का प्रलोभन हो। तो ये आतुर है कि कब जो है हम दोबारा सत्ता में आए, लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इनका सपना पूरा नहीं होगा। कांग्रेस पार्टी जो है पूरे 5 वर्ष अपना कार्यकाल करेगी और लोगों की सेवा करेगी, लोगों के हित के काम करेगी। 5 सीटें आपकी विधानसभा की आती हैं, 3 विधायक आपके चलते जो है वो भाजपा में शामिल लगाती है और आरोप ये भी लगाती है, कर्नाटका की बात करें, महाराष्ट्र की बात करें, हिमाचल की बात करें, हॉर्स ट्रेडिंग के ऊपर आपके बड़े आरोप लगते हैं, क्या कहेंगे आप? हरीश जी, सबसे पहले मैं कहना चाहूँगा कि दिल के फफोले जल उठे सीने के दाग से, इस घर को आग लग गई इस घर के चिराग से। इनके जो विधायक थे उन्होंने सुक्खू जी की सरकार के अगेंस्ट बिगुल बोला। हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री में आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ कि सत्ताधारी दल के जो एमएलए हैं वो पार्टी छोड़ के इस्तीफा दे दे कि हम सुक्खू की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं है। अगर ये कहते हैं कि अति महत्वाकांक्षा है, मैं ये कहना चाहूँगा, मैं पूछना चाहूँगा माननीय प्रवक्ता जी से, मैं ये पूछना चाहूँगा कि आप ये बताइए कि जो माननीय विक्रमादित्य सिंह की उस रोती हुई कॉन्फ्रेंस पे आप क्या कहेंगे, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजा साहब की प्रतिमा के लिए 2 गज जमीन नहीं दी गई, हमें पल पल प्रताड़ित किया गया।
बाकी चलो जो विधायक निरस्त हुए उनको भी छोड़िए। मैं पूछना चाहूंगा कि माननीय सांसद जो निवर्तमान सांसद है प्रतिभा सिंह, उनकी लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उन्होंने कहा कि सुक्खू सरकार पूरी तरह से नाकाम है। मैं ये पूछना चाहूंगा, उन्होंने कहा कि भाजपा की कार्यप्रणाली कांग्रेस की कार्यप्रणाली से बेहतर है, हम चुनाव लड़ने के लिए जो है वो अभी तैयार नहीं है हमारे कार्यकर्ता। क्या ये एक सांसद की स्टेटमेंट थी या ये अध्यक्ष की स्टेटमेंट थी? ये स्टेटमेंट क्या इन दोनों की स्टेटमेंट सुर्खियां पाने के लिए थी, वो सच था या ये सच है? जरूर आपको छोड़ के गए उसी दिन शाम को विक्रमादित्य उसके दो घंटे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं कि हमारी पार्टी, तो आपको लगता नहीं है कि विक्रमादित्य सिंह जी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं और ये लोकसभा के चुनावों में जो इफेक्ट डालेगी चीजें? नहीं, मुझे तो नहीं लगता ऐसा होगा। नहीं, क्यों नहीं लगता? मुझे नहीं लगता ऐसी चीज कोई होगी। इसका मैं आपको जवाब देता हूँ। हो सकता है छोटे मोटे जो इन्होंने बात रखी है, हमारे जो भाजपा के प्रवक्ता है इन्होंने बात रखी कि 2 गज जमीन की बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। माननीय जो स्वर्गीय वीरभद्र सिंह जी है, वो हमारे जो हिमाचल है उसके निर्माता हैं, जो आधुनिक हिमाचल है। निश्चित रूप से उनकी जो प्रतिमा है वो वहाँ पे लगेगी। आपने बोला कि ये मसले छोटे थे तो ये घर में बैठ के सुलझाए जा सकते हैं, मीडिया के आगे जाके बयान देने की क्या जरूरत है? कई बार ऐसा होता है कोई चीज मुंह से निकल जाती है और विरोधियों का तो आदत होती है कि उस बात को जो है सर्वोपरि ले जाना, लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। जो उन्होंने बोला था वो प्रतिभा सिंह जी ने बोला था, ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो कांग्रेस है वो भारी मतों से भी लग जाएगा जो चुनाव होने जा रहे हैं। विक्रमादित्य जी उसमें भारी मतों से यहाँ से बढ़त लेके जीतेंगे, हमें पूरा विश्वास है। और लोग जो है कांग्रेस पार्टी का साथ देंगे। की बात रहे ना, इसके ऊपर आप क्या कहें? मैं तो यह मानता हूँ कि जो ये सुर्खियां पाने वाला बयान देते हैं, तो मुझे लगता है कि या तो उन्होंने वो ये बयान जो दिया था वो या तो सुर्खियां पाने के लिए दिया था, क्योंकि या तो वो अपने मन की सच्चाई, रोते हुए कोई भी व्यक्ति है वो अपने मन की सच्चाई बोलता है। अब पता नहीं विक्रमादित्य जी के ऊपर क्या दबाव है, मुझे ये नहीं समझ आता। मैं यहाँ बैठे हुए बुद्धिगत लोगों से पूछना चाहता हूँ, विक्रमादित्य जी वर्तमान में हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण मंत्री हैं। लोक निर्माण मंत्री के सेकंड सीएम माना जाता है, बहुत बड़ी पावर है पूरे हिमाचल प्रदेश का लोक निर्माण विभाग उनके पास है। सांसद बन के उनके पास ऐसी कौन सी पावर आ जानी जो एक लोक निर्माण मंत्री बनकर वो हिमाचल का भला नहीं कर सकते? माता जी की जो सांसद रही है उनकी नाकामियां छुपाने का प्रयास नहीं है, मेरा ये प्रश्न है माननीय जी। क्या कहेंगे आप? ये कह रहे हैं कि जो सांसद रही यहाँ से मंडी की जो मौजूदा सांसद हैं उनकी नाकामियां छिपाने, जैसे कि ये आरोप लगा रहे हैं। ऐसी कोई बात नहीं है, उनकी कोई नाकामियां नहीं है। माननीय जो प्रतिभा सिंह है उन्होंने जो अपनी सांसद नीति है, उन्होंने दिल खोल कर जो हमारे सरकाघाट क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र को भी सांसद से पैसा दिया है। और जो सरकार है केंद्र में जो हिमाचल के मसले हैं उठाए हैं, जैसे पीछे आपदा हुई थी, त्रासदी से हमारा जो हिमाचल पूरी तरह से त्रस्त नष्ट हो गया था, उस समय भी माननीय सांसद महोदय ने और माननीय विक्रमादित्य सिंह जी ने जो हिमाचल की जो समस्या थी, जो त्राही यहाँ पे हुई थी, उसके केंद्र से जो है सहायता मांगी थी और सहायता हमें मिली भी है। उसके हम यहाँ स्वीकार भी क्या कहना है कि सरकाघाट की अगर मैं बात करूं तो सहायता तो केंद्र से जो सांसद निधि है वो तो तकरीबन 10 लाख जो है वो सरकाघाट को मिली, इसके ऊपर क्या कहेंगे? और सांसद निधि मंडी क्षेत्र की बात करें, लोकसभा के क्षेत्र की आते हैं, आपका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट जो है केंद्र सरकार को जो माननीय प्रतिभा सिंह जी ने देना था, वो उनका ये क्लॉज आया कि अभी भी जो कुछ बकाया राशि है वो पूरी तरह से जो है पूरे लोकसभा क्षेत्र में जो है वो नहीं दी गई है। देखिए ऋषि, क्या होता है कि जो सांसद नीति जारी होती है वो पंचायतों को जारी होती है। वो यहाँ की जो अधिकांश पंचायतें हैं उन्होंने अभी तक वो पैसा ही खर्च नहीं किया हुआ है। जो अधिकांश जो पंचायतें हैं वहां से पैसा ही खर्च नहीं हुआ है। पैसा खर्च होगा तो यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट मिलेगा और अगली किस्त जो है उसकी केंद्र से जारी होगी। तो एक विडंबना है। तो फिर रानी प्रतिभा सिंह जी को ही मंडी लोकसभा क्षेत्र से क्यों नहीं खड़ा किया? क्या जरूरत पड़ेगी कि विक्रमादित्य सिंह जी को टिकट देनी पड़ी यहाँ से? देखिए ऐसा कुछ नहीं है। जो हमारे दूसरी तरफ से कैंडिडेट आए हैं उन्होंने एक वक्तव्य दिया था उसको हम गलत मानते हैं कि जो प्रतिभा सिंह है उनको जो अरेस्ट करना चाहिए। तो उनका जो बेटा है वो खड़ा हुआ और मुकाबले में आया है, तो अब जो है अब मुकाबला देने जा रहे हैं उसमें। और जो विक्रमादित्य जी हैं, जैसे हमारे जो प्रवक्ता है भाजपा के, इन्होंने कहा कि उनका कोई योगदान नहीं है। जो पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर के रहते जो है हमारा जो सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र है, इसमें लगभग 120 करोड़ के करीब जो है लोक निर्माण विभाग के तहत विभिन्न जो सड़कें हमारे सरकाघाट क्षेत्र की उनके लिए जो जरूर दान हुई है। जरूर। हम ऐसे नेता थे जो लोकसभा की उम्मीदवारी का हक जता सकते थे। क्या
जो कंगना जी को आपने लोकसभा से उतारा है, लोकसभा मंडी से जो उतारा है, क्या सोच के उतारा है? क्योंकि कांग्रेस तो रेगुलर वॉर कर रही है कि देखिए अभिनेत्री का चेहरा है, वो सिर्फ अभिनेता के तौर पर लोग आपके पास मिलने आ रहे हैं, वो वोट बैंक पे जो है वो तब्दील नहीं होंगे। क्या कहेंगे आप? देखिए हरीश जी, मुझे लगता है ये प्रश्न इनको इस प्रश्न को करने से पहले अपने आप से एक प्रश्न करना चाहिए था। मैं ये पूछना चाहूंगा, ये कहते हैं कि बॉम्बे में रहती हैं, मुझे एक बात बताइए, इटली की रहने वाली सोनिया गांधी पिछले 25 सालों से कांग्रेस को चला रही हैं। मुझे ये बताइए, हमारे बामला की रहने वाली कंगना रनौत जो कि बॉम्बे में अपना काम कर रही है, वो भाजपा से यहाँ से चुनाव नहीं लड़ सकती। दूसरी बात पूछना चाहूंगा, राहुल जी वायनाड से चुनाव लड़ रहे हैं, तो यहाँ से चुनाव लड़ने में क्या दिक्कत है? फिल्मी चेहरा होना, वकील होना, कोई व्यक्ति होना, किसी भी क्षेत्र का होना, राजनीतिक क्षेत्र में आने का प्रत्येक व्यक्ति को अधिकार है, समाज सेवा अपने अपने तरीके से कर सकता है। लेकिन मेरे प्रश्न का अभी तक उत्तर नहीं आया कि लोक निर्माण मंत्री रहते हुए ऐसा क्या काम था, माननीय सुक्खू जी उनको काम नहीं करने दे रहे थे, जो इतनी बड़ी पावरें होते हुए भी वो उस काम को नहीं कर पाए कि वो एक सांसद के तौर पे न जाना पड़ा। इसका मतलब है उनको मोदी के ऊपर पूरा भरोसा है, मोदी जी के ऊपर भरोसा है कि वहां से पूरी सांसद निधि मिलेगी और भी हेल्प मिलेगी, जिस प्रकार से गडकरी जी ने उनकी की। क्या कहेंगे? ऐसा है, अगर विश्वास है मोदी जी के ऊपर, वहाँ से पैसा मिला तो पैसा हमारा हक था हिमाचल का, उसकी उन्होंने लड़ाई लड़ी, वो हमें मिला। और रही बात कंगना की बात इन्होंने शुरू की, तो हमें कोई ऐतराज नहीं, कंगना जी यहाँ चुनाव लड़े, स्वागत है उनका यहाँ पे। लेकिन मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, इतनी त्रासदी हुई, ठीक है वो बेटी है, सरका घाट की बेटी है, हिमाचल की बेटी है, तो क्या उस टाइम बेटी का फर्ज नहीं था? न जाने कितने लोग जो बाहर से आए, हमारे यहाँ पे पटड़ी घाट में उतना नुकसान हुआ, ज्वाली में नुकसान हुआ, गैरा पंचायत में नुकसान हुआ, पूरा सरका घाट जो है त्रस्त नष्ट हो गया। उस टाइम हमारी बहन कंगना कहाँ थी? पहले तो मेरा इनसे प्रश्न रहे। कंगना जी तो कहती है ना कि मैं नेता थोड़ा थी, मेरा काम थोड़ा था। ये जरूरी थोड़ी आप नेता है तभी आप जो है, उन्होंने तो ये तो कहते हैं 10 लाख भी दिए हुए हैं। जो 10 लाख दिए उसमें भी उन्होंने ना जाने कितनी ड्रामेबाजी वहाँ पे की कि वो जो है पोर्टल नहीं चल रहा है। अरे भैया पोर्टल नहीं चल रहा है तो आपका परिवार तो यहाँ रहता है। सुक्खू जी यहाँ पर आए थे, वहाँ पर जो है आप मुख्यमंत्री राहत कोष में वहाँ पर पैसा दे देते, पैसा भी चलो कोई बात नहीं है, लेकिन सिंपैथी के 2 शब्द जो है, एक ट्वीट तक उन्होंने जो है हिमाचल में इतनी त्रासदी हुई, एक ट्वीट तक नहीं उन्होंने किया। और आज बोलती है कि मैं हिमाचल की बेटी हूँ। हिमाचल की बेटी है तो उसका फर्ज भी है हिमाचल की बेटी का। तो मेरा तो एक प्रश्न इनसे प्रश्न है कि जी बताएं, इनका कहना है कि एक ट्वीट जो है वो हिमाचल के लिए नहीं किया, क्या कहेंगे? देखिए हरीशी, होना तो ये चाहिए था, ये जो सरकार का कार्यकाल अभी चुनाव हो रहे हैं तो पूरा हुआ, होना तो ये चाहिए था कि जो माननीय सांसद महोदय हैं वो अपने क्रियाकलापों को लेकर जनता के बीच में आती, बताती कि मैंने अपनी सांसद निधि कहा, साजन तुम नहीं आए, आशाओं के दीप जलाए, लेकिन साजन तुम नहीं आए, तुम्हारे दर्शन तक नहीं हुए। मैं ये जानना चाहता हूँ, इन चीजों को छुपाने के लिए कंगना जी के ऊपर व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। ये नहीं बता पा रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, ये नहीं बता पा रहे हैं, चाहे कंगना जी हो चाहे स्थानीय स्तर के नेता हो। इनके स्थानीय स्तर के नेता जो हैं वो स्कूलों में जाके और कॉलेजों में जाके एनुअल फंक्शनों में घूमे रहे। और हमारे यहाँ के माननीय विधायक जी थे, वो लोगों के घरों में उन्होंने काम किया, जाके लोगों के साथ काम किया, वहीं पे ठहराव किया उन्होंने। और ये कहते हैं कि रही केंद्र की बात, केंद्र से इनको 13,800 करोड़ रुपया मिला, 13,800 करोड़ रुपया मिला, इन्होंने कहाँ खर्च किया? मैं ये जानना चाहता हूँ। 1,26,00,000 की 3 फॉर्च्यूनर आई, एक माननीय उप मुख्यमंत्री जी के लिए, 2 मंत्री गोमा जी और धर्माणी जी के लिए, और तो और छोड़िए इनके जो मोर्चों और प्रकोष्ठों के अध्यक्ष हैं उन्होंने भी 50-50 लाख की फॉर्च्यूनर खरीद ली। वो 13,500 करोड़ तो इनकी अय्याशी और इनमें ही खर्च हो गया, जो इनकी आरामदायक सुविधाओं में खर्च हो गया। और ड्रामा कर रहे हैं कि बजट पेश करने के लिए ऑल्टो कार में जा रहे हैं। मुझे ये बताइए, माननीय सुक्खू जी इतने अनुभवी नेता हैं, पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम हमीरपुर से, एक और पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम धर्मशाला से, एक और पॉलिटिकल एडवाइजर टू सीएम रोडू से, 2,22,000 उनकी जो है वो उनको जो है सैलरी दी जाती है। मुझे ये बताइए आप कि ये फिजूल खर्ची नहीं है तो और क्या है? मुझे इन चीजों के बारे में जानना है। फंक्शनों में भी घूमते रहे, बजट पेश करना चाहता है तो मंत्रियों को करोड़ों की गाड़ी, खुद अल्टो में आते हैं, क्या जवाब है आपका? हरी जी, सबसे पहले तो मैं इनके आरोप को नकारता हूँ।
कि जो स्थानीय नेता हमारे जो हैं उनके ऊपर आरोप लगा रहे हैं, तो हमारे जो नेता थे पवन ठाकुर जी मातृ शोक के बावजूद जो है पटड़ी घाट में जो है वहाँ पे पहुँचे थे और तीन बेटियों की शादी जो है माननीय पवन ठाकुर जी ने अपनी तरफ से करवाई। और इवन जो अपना घर है उनका मामला में वो भी बेटी की शादी के लिए उन्होंने जो है फतेहपुर से ही हमारे डोल के उनको वहाँ पे अपना जो मकान है पूरा ज्वाली में उनके क्रैशर है कंगना के परिवार का। तो क्या ये आज तक जो है एक क्रैशर तक जो है बजरी जो है क्या उन परिवारों को दी है जो आज तक जो है खुले आसमान के ऊपर नीचे रह रहे हैं, कि केवल जो चुनावों के इसमें जो हमारी जनता याद आती है। क्या कहे रही है कंगना जी? आपके नेता एक ये भी कहते हैं कि 2014 के बाद जो है वो आजादी मिली, इसके ऊपर कांग्रेस भी बड़ा वार करती है, इसके ऊपर आपका क्या जवाब? कंगना जी ने ये कहा था 2014 के बाद हमें मानसिक आजादी मिली है। तो उससे पहले कौन सी आजादी? एक मानसिक आजादी मिली है, एक ऐसी सोच के खिलाफ हमें आजादी मिली है, ऐसी सोच के खिलाफ हमें आजादी मिली है जो एक परिवारवाद की सोच थी, जो एक देशद्रोहियों की सोच थी, जो एक राष्ट्र के अहित करने वालों की सोच थी। मैं ये कहना चाहता हूँ, हम तो कहते हैं कि देश है पुकारता पुकारती माँ भारती, खून से तिलक करो गोलियों से आरती, इंच मातृभूमि भी ले ना पाए कोई भी, मर मिटोए साथियों बढ़ ना पाए कोई भी। और ये कहते हैं अब जल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा हैं, भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये इंदिरा गांधी ने भी खोई थी, लेकिन उन्होंने कभी भारत को तोड़ने वाली शक्तियों का साथ नहीं दिया था। आज आप सत्ता लोलुपता में इतने दृष्टिहीन हो गए कि अपने एक अयोग्य पुत्र को दिल्ली शासन पर बिठाने के लिए आप धृतराष्ट्र बन बैठे। इसके लिए ना आपको वर्तमान पीढ़ियां और न भविष्य की पीढ़ियां माफ करेंगी, और इसका खमियाजा आज आप भुगते रहे हैं 400 से 40 टिकट दिया मंडी लोकसभा से। आप कितने आश्वस्त हैं, जरूर इनसे भी उत्तर लेंगे, कि क्या लगता है कि इस सीट के ऊपर 17 विधानसभा की मंडी लोकसभा की सीटें आती हैं, और उसमें से क्या है कि आपको बीजेपी के पक्ष में जिला मंडी में 9 सीटें बीजेपी की है, एक मात्र धर्मपुर की कांग्रेस के पास है। क्या लगता है कि विक्रमादित्य सिंह जी चुनाव जिता पाएंगे लोकसभा का? इस प्रश्न का उत्तर देने से पहले मैं अपने भाजपा के मित्र से पूछना चाहता हूं, जो बोलते हैं राहुल गांधी के ऊपर बोलते हैं, ये वही राहुल गांधी है जिसके पापा ने और जिसकी दादी ने इस राष्ट्र की एकता और अखंडता के लिए अपने प्राण तक न्यौछावर कर दिए, और एक देशद्रोही का जो उनके ऊपर लगा रहे हैं, इसकी मैं सरासर निंदा करता हूँ। बहुत गलत ये बोल रहे हैं। बाकी हम आश्वस्त हैं, विक्रमादित्य जी जो है इस मंडी संसदीय क्षेत्र से 100% जो है जीत रहे हैं और जीतेंगे। के प्रति जो है 17 विधानसभा की सीटें हैं मंडी लोकसभा में, जीत के प्रति आप कंगना के प्रति मतलब कितने आश्वस्त है, आपकी पार्टी कितनी आश्वस्त है? देखिए, मंडी क्षेत्र से जो लोकसभा क्षेत्र है वहां से एक महिला प्रत्याशी हमारी बेटी जो है वो यहाँ से कंगना जी को हमने चुनाव में उतारा है। इन्होंने जो एक महिला प्रत्याशी थी उनका टिकट भी जो आधी आबादी को नेतृत्व करने से इन्होंने वंचित कर दिया है। मैं ये कहना चाहूंगा कि महिलाएं जब अपने काम का हिसाब इस दुनिया से मांगेंगी तो मानव इतिहास की सबसे बड़ी चोरी पकड़ी जाएगी, और उस चोरी से बचने के लिए इन्होंने सबसे पहले प्रतिभा सिंह जी का टिकट काटा। और दूसरी बात, टिकट थोड़ा काटा, उन्होंने तो कहा मैंने चुनाव नहीं लड़ना चाहता हूँ, मैं अपने बेटे को लड़वाना। ये आउट ऑफ का ये है, बाकी ये सीधी सी बात है, उन्होंने चुनाव लड़ने से इनकार किया तो ये इन्होंने कहा कि हार जाएंगे, उसी डर से इन्होंने जो है अपने टिकट को। क्यों हार जाएंगे, वो सांसद रही हैं, हालांकि मंडी लोकसभा में कांग्रेस का दबदबा रहा है, आपको कैसे लग गया कि पता कि वो हार जाएंगे? देखिए, वो दबदबे के समय जो है वो राजा रजवाड़ों के थे, वो गए। अब जनता जो है वो पढ़ी लिखी और समझदार है, वो मुद्दों पर आधारित चर्चा करके उस पर वोट देती है। ठीक है जी। और विक्रमादित्य सिंह जी कितने सशक्त हैं ये तो माननीय सुक्खू जी बता सकते हैं, क्योंकि माननीय सुक्खू जी ने उनको किस गर्त में धकेला है खुद विक्रमादित्य सिंह ही जानते हैं। मंडी लोकसभा में भी अगर हम रजिस्टर्ड आंकड़ों की बात करें, मंडी लोकसभा में 1.5 लाख के तकरीबन युवा बेरोजगार हैं जो कि रोजगार कार्यालय में रजिस्टर्ड है। तो क्या लगता है आपको कि सेंटर से जो सांसद निधि आनी थी या युवाओं को लिए कुछ योजनाएं चलाई जानी थी वो सांसद पूरी तरह से नहीं ला पाए? ऐसा कुछ नहीं है। माननीय जो मुख्यमंत्री है शुभेंद्र सुक्खू जी, ऐसा नहीं है, बेरोजगारों के प्रति उनके पूरा ध्यान है। जो पिछली सरकार थी भाजपा सरकार, उन्होंने जो चैन बोर्ड था हमीरपुर में, वहाँ की धांधलियाँ किसी से छिपी नहीं।
कितने लोग आज भी अंदर है। अब नए जो आयोग का गठन किया गया, धीरे धीरे इस वर्ष 22,000 लोगों को अभी नौकरियां मिल चुकी हैं। आने वाले समय में और भी जो रिजल्ट हैं जो पेंडिंग है वो चीज छोड़िए, पर सेंटर से ऐसी कोई स्कीम नहीं आती है, चाहे कॉर्पोरेट स्कीम्स दिखाएं कि कोई कॉर्पोरेट जॉब्स की बात करें, चाहे कांग्रेस की करें, भाजपा की करें, पर हमारा युवा चाहे नशे की बात करें, आगे ही बढ़ रहा है। जिला मंडी में आप देखें रोज नशे के केसेस बढ़ते जाते हैं। मुद्दा ये है, प्रश्न ये है कि जो बेरोजगार युवा है उनके लिए सांसद ने, जो जिला मंडी की सांसद है रानी प्रतिभा सिंह जी ने अभी तक क्या काम किया? ऐसा कुछ नहीं है। उन्होंने भी आवाज़ उठाई है, जो यहाँ पे जो मुख्यमंत्री से बात की है उन्होंने भी। अब जो आने वाले जो हमारे जो सांसद है विक्रमादित्य जी, वो भी जो है निश्चित रूप से जो है वायदा तो आपने भी किया था कि बेरोजगारों को 1-1 लाख रुपए देंगे चुनावों से पहले। आज वो युवा भी इंटरेस्ट फ्री लोन के लिए बैठे। एक मिनट मैं इसका जवाब देता हूँ। अभी मात्र तो धीरे धीरे जो हमारा जो 5 साल का कार्यकाल है उसमें हम पटरी में लाएं। जो हमारे बेरोजगार भाई हैं उनको भी हम निश्चित रूप से जो है रोजगार देंगे। ठीक है, मैं सरकार को 15 माह का कार्यकाल हुआ है और उसमें भी हिमाचल ने इतनी त्रासदी झेली है कि सरकार का जो पूरा बजट है उसमें जो है चला गया है। अब पहली बार इतिहास में कि हर साल 1 करोड़ नौकरियां देंगे। अब कांग्रेस ने बताया, मतलब आप ही का घोषणा पत्र है, अगर आप उसको नेट से डाउनलोड करेंगे, परंतु अभी का जो घोषणा पत्र है उसमें जो नौकरियों की बात है वो कहीं की नहीं गई है। तो क्या माने, चाहे कांग्रेस की बात करें चाहे भाजपा की बात करें, युवा जो है वो आज की डेट में बेरोजगार ही बैठा है। मंडी के हालात देख ले, तो ये क्या कारण है कि अब के घोषणा पत्र में वो चीज नहीं है मेंशन? देखिए ऋषि, हमारी सरकार ने युवाओं को रोजगार की बात की थी। हमारी सरकार ने सरकारी क्षेत्र में युवाओं को नौकरियां उपलब्ध करवाई। हमारी सरकार ने स्टार्टअप इंडिया योजना शुरू की, सस्ती दरों पे बिजनेस शुरू करने के लिए लोन शुरू किए। वाल्मीकि योजना शुरू की, जिसमें कि 15 दिन की ट्रेनिंग दी जाती है, उसमें खर्चा भी दिया जाता है, उसके बाद 1 लाख रुपए लोन दिया जाता है, उसके की जो है लिमिट वो बढ़ाई जाएगी। उस तरह से किया। लेकिन मैं जानना चाहता हूँ 10 गारंटियों का क्या हुआ? हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं। वो राजेंद्र राणा जी ने कहा कि लोगों के पास हमें मुंह दिखाना मुश्किल हो गया है। आप बताइए कि आपकी 10 गारंटियों का क्या हुआ? और एक और चीज मैं पूछना चाहूंगा, चयन बोर्ड में जो भी धांधलियां हुई उन व्यक्तियों को अंदर किया गया। लेकिन मुझे एक बात बताओ, हमारी मंडियाली में एक कहावत है, जुओं पीछे खीद नहीं बुकिंदी। आपने उस चयन बोर्ड को नौकरियां देने वाले चयन बोर्ड को ही बंद कर दिया। आप ये बताइए, ये कहाँ का न्याय है? कि नौकरियों की कमी तो है ही है, परंतु ये बताएं आप युवाओं, तो ये इंटरेस्ट फ्री लोन जो है, एक गारंटी उसमें भी थी, वो कब तक जो है युवाओं, बेरोजगार युवाओं को मिलेगी? और ये जो कह रहे हैं कि बाकी की 10 गारंटियां वो कब तक पूरा? पहले तो मैं जो 10 गारंटी है, अभी 15 माह का जो समय है हिमाचल प्रदेश सरकार को है, उसमें जो है हमने 5 गारंटियां पूरी कर दी है। और सबसे पहली जो गारंटी थी हमारी OPS की गारंटी, जिसको भाजपा ने कई दिनों से लटकाया हुआ था। और अब भी राजस्थान में सरकार बदली, वहां पे जो OPS जारी की गई थी उसको जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पे जो है डिनोटिफाई कर दिया। तो पहली गारंटी वो हमने वायदा पूरा किया। जो सबसे बड़ा है वो हल्ला 1 साल करते रहे, विधानसभा हो चाहे कोई भी नुक्कड़ सभा हो। 1500 वाली गारंटी सुक्खू भाई, 1500 वाली गारंटी कहाँ भाई? जब सुक्खू भाई ने 1500 वाली गारंटी जारी की, नोटिफिकेशन जारी की, पूर्व मुख्यमंत्री जयराम उसी दिन जो है चुनाव आयोग के पास चले गए कि इस चीज को बंद किया जाए। तो ये है इनकी कथनी और करने में ये फर्क है। रक्षाबंधन बंधन ये प्रवक्ता है केंद्र सरकार के, समझो इस वक्त केंद्र सरकार में इनकी सरकार है और इनकी है राज्य सरकार। तो मैं इनसे प्रार्थना करता हूँ, मिलजुल के काम करो। इतनी त्रासदी यहाँ हुई है और मैं तो 3 मुद्दों के ऊपर 3 गारंटियां दे दो आप हमें 2 साल के लिए। गौ माता का संरक्षण और संवर्धन करो। प्रश्न पूछिए। प्रश्न यही है मेरा, इनके बारे में पूछूंगा इनसे। दूसरे हॉस्पिटल में हमारे डॉक्टर ने स्वास्थ्य की शिक्षा, स्वास्थ्य और तीसरा गौ वंश, इसके बारे में स्पष्टीकरण अपना दे। आपके क्या मुद्दे हैं, क्या मैनिफेस्टो है इनके बारे? अगर आपके पास समाधान नहीं होगा तो हम इसका समाधान भी आपको बताएंगे। जरूर आप अपना प्रश्न पूछें। मेरा प्रश्न ये है कि देश और प्रदेश पे जो दोनों सरकारें हैं वो कर्जा लेके सरकार चला रही है। तो प्रश्न ये है कि क्या ये कर्जा वापस करना पड़ेगा, और करना पड़ेगा तो कौन वापस करेगा? नंबर 2, अगर कर्जा लेकर के सरकार चला रही है देश और प्रदेश में, तो हमारे जो बेरोजगार युवा हैं, खास करके जो लोग प्राइवेट सेक्टर में नौकरी करके इनकम टैक्स देके आए हैं, उनको पेंशन क्यों नहीं दी जा रही है? धन्यवाद। देखिए कि जब आपकी भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी,
हिमाचल कर्जों पर ही चलता रहा। हिमाचल का जो डेवलपमेंट का पोर्शन था 20 या 30%, तमाम अगर न्यूज आर्टिकल पहुंचे तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतर बजट जो है कर्जे चुकाने में, एम्प्लॉइज की सैलरीज में चला जाता है। तो डेवलपमेंट कहां से होगी? आप तो वादे जो है दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी करती है। क्या कहेंगे आप हिमाचल प्रदेश के इस कर्जे के लिए जो एक मेन जो है इशू बना हुआ है? देखिए, जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपको अपने इनकम सोर्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। ये सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना खर्चा है और कितना उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से और अपने आप उन्होंने कितना पैदा करना है, उसके पश्चात वो केंद्र से मदद लेते हैं। मैंने पहले आपको इनकी जो इन्होंने बेवजह के खर्चे किए वो गिनाए, तो उस प्रकार के खर्चों पे सरकार को जो है वो रोक लगानी चाहिए। बेवजह की नियुक्तियां, बेवजह के निगमों बोर्डों में जो है वो मलाईदार पोस्टें देना, उस तरह की ये बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, शास्त्री जी ने मेडिकल जो फैसिलिटी है उसके बारे में पूछा। मैं ये कहना चाहूंगा, 2 जो सर्जिकल डॉक्टर थे वो धर्मपुर चले गए, सरकाघाट में डिमांड होती रही। यहाँ के स्थानीय नेता जिनको बोला जाता है कि राइट हैंड है माननीय मुख्यमंत्री जी के, दो डॉक्टर धर्मपुर चले गए और वहां पे ऑपरेशन थिएटर है नहीं। जहां पे ऑपरेशन थिएटर है वहां वो डॉक्टर नहीं आए। जहां चने हैं वहां दांत नहीं, जहां दांत है वहां चने नहीं। तो ये मिसमैनेजमेंट किसकी है? सरकार की। और ये जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सुक्खू जी के राइट हैंड है, उनकी कमी नहीं है तो और किसकी है? कुलदीप जी कह रहे हैं कि सुक्खू जी के राइट हैंड धर्मपुर चले गए डॉक्टर, और जो चाहिए थे अपने की, जब आपकी भी सरकार थी, चाहे कांग्रेस की सरकार थी, हिमाचल कर्जों पर ही चलता रहा। हिमाचल का जो डेवलपमेंट का पोर्शन था 20 या 30%, तमाम अगर न्यूज आर्टिकल पहुंचे तो हिमाचल प्रदेश का अधिकतर बजट जो है कर्जे चुकाने में, एम्प्लॉइज की सैलरीज में चला जाता है। तो डेवलपमेंट कहां से होगी? आप तो वादे जो है दोनों पार्टियां बड़ी बड़ी करती है। क्या कहेंगे आप हिमाचल प्रदेश के इस कर्जे के लिए जो एक मेन जो है इशू बना हुआ है? देखिए, जब आपके खर्चे बढ़ते हैं तो आपको अपने इनकम सोर्स भी क्रिएट करने पड़ते हैं। ये सरकारों के ऊपर निर्भर करता है कि वो कितना खर्चा है और कितना उन्होंने अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से और अपने आप उन्होंने कितना पैदा करना है, उसके पश्चात वो केंद्र से मदद लेते हैं। मैंने पहले आपको इनकी जो इन्होंने बेवजह के खर्चे किए वो गिनाए, तो उस प्रकार के खर्चों पे सरकार को जो है वो रोक लगानी चाहिए। बेवजह की नियुक्तियां, बेवजह के निगमों बोर्डों में जो है वो मलाईदार पोस्टें देना, उस तरह की ये बंद करनी चाहिए। दूसरी बात, शास्त्री जी ने मेडिकल जो फैसिलिटी है उसके बारे में पूछा। मैं ये कहना चाहूंगा, 2 जो सर्जिकल डॉक्टर थे वो धर्मपुर चले गए, सरकाघाट में डिमांड होती रही। यहाँ के स्थानीय नेता जिनको बोला जाता है कि राइट हैंड है माननीय मुख्यमंत्री जी के, दो डॉक्टर धर्मपुर चले गए और वहां पे ऑपरेशन थिएटर है नहीं। जहां पे ऑपरेशन थिएटर है वहां वो डॉक्टर नहीं आए। जहां चने हैं वहां दांत नहीं, जहां दांत है वहां चने नहीं। तो ये मिसमैनेजमेंट किसकी है? सरकार की। और ये जो यहाँ के स्थानीय प्रतिनिधि सुक्खू जी के राइट हैंड है, उनकी कमी नहीं है तो और किसकी है? कुलदीप जी कह रहे हैं कि सुक्खू जी के राइट हैंड धर्मपुर चले गए डॉक्टर, और जो चाहिए थे अपने, क्या कहेंगे आप? सबसे पहले मैं तो जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, पिछली सरकार में जो है माननीय जयराम जी के राइट हैंड भी तो यहीं से थे। उस टाइम कितने डॉक्टर यहाँ पर आए थे, इनसे प्रश्न पूछा जाए। पिछले 15-17 साल से जो है सरकाघाट में भाजपा का जो नेतृत्व है वो यहाँ पे राज कर रहा है। जब यहाँ पे कांग्रेस की सरकार थी, रंगीला रामराव जी यहाँ पे मंत्री थे, तो यहाँ पे सारे के सारे जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर थे यहाँ पर थे। जैसे ही यहाँ पर जो है विधायक चेंज हुए, पिछले 17 सालों में भाजपा के यहाँ पर विधायक हैं, तो तब से यहाँ पर जो है डॉक्टर जो है उजाड़ के रख दिया है इस हॉस्पिटल को। ना तो यहाँ पर डॉक्टर है, ना अन्य जो सुविधाएं यहाँ पर उपलब्ध है। सीधा जो है इनकी वजह से हुआ है जो कुछ। कुलदीप जी, एक चीज मैं जरूर पूछूंगा, कर्जे तो इन्होंने भी लिए, जरूर इनसे पूछूंगा। आपकी सरकार आए, कर्जे आपने भी लिए, परंतु इन कर्जों को कम करने के लिए आपकी सरकार क्या सोची? क्योंकि देखिए, एक आदमी के ऊपर जब कर्जा होता है तो वो कोशिश करता है कि मैं अपने कर्जे उतारूं। तो सुक्खू जी कहते हैं कि मैं तो 2030 तक हिमाचल को कर्जा मुक्त बना दूंगा, पर क्या वो स्कीमें हैं जिससे हिमाचल कर्जा मुक्त होगा और डेवलपमेंट के ऊपर पैसा लगेगा? देखिए, माननीय सुखविंदर सुक्खू जी ने ऐसे अनेकों कदम उठाए हैं जिससे हिमाचल का जो रेवेन्यू बढ़े। चाहे जो हमारी एक्साइज पॉलिसी थी उसमें जो है जो राजस्व में वृद्धि हुई है। इसके अलावा जो हमारा जो खनन जो है वहाँ पर भी जो है हम रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। तो ऐसे अनेकों संसाधन जो है हम वहाँ पे कोशिश कर रहे हैं कि जो है रेवेन्यू सरकार का बढ़े और जो कर्जे हैं हमारे
कम से कम हो। 58,000 से 75,000 करोड़ पहुंचे, सॉरी 75,000 करोड़ पहुंचे, उन्होंने भी आगे उसका कर्जे को आगे किया। तो खर्चों की बात करें, खर्चे तो आपके इसमें भी होते थे ना। देखिए, जिस प्रकार की नियुक्तियां इस सरकार ने की हुई हैं, और रही बात इन्होंने रेवेन्यू जनरेट करने की बात की, मैं ये जानना चाहता हूँ, सारे हिमाचल प्रदेश के क्रशर बंद हो गए, माननीय सुखू जी और उनके कुछ हेतु के क्रशर बंद क्यों नहीं हुए? कहाँ पे? नदौन में उनका क्रशर चला हुआ था, नदौन में उनका क्रशर चला हुआ था। ये मैं पूरी जानकारी के आधार पे बोल रहा हूँ। रही बात है विकास की, बोल रहे हैं 15 महीने की सरकार, तो इन्हीं के एक राष्ट्रीय नेता ने संसद भवन में कहा था 9 महीने में तो बच्चा भी पैदा हो जाता है। तो अब तो 15 महीने हो गए, कब बोलना शुरू करेगा ये भी तो बता दें मुझे जरा। कि 9 महीने, 15 महीने, 2 साल, इसी चीज में जो है वक्त बताने नहीं लगा रहे, हमने काम किया है, ओपीएस हमने लागू करके दी है। तो काम किया तो आपने अपने विधायक क्यों नहीं संभाल के रखे? 6 विधायक तो बोलते कि हमने पार्टी छोड़ दी। देखिए, वो जो विधायक गए हैं वो धन प्रलोभन के कारण गए, और नहीं, एक चीज आप बोल रहे हो, महत्वाकांक्षा है उनकी, उसके लिए गए हैं। लेकिन मैं यहाँ बताना चाहता हूँ कि वहाँ पर भी उनको कुछ नहीं मिलेगा, वहाँ पर भी खाली हाथ एक चीज बताते हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी ये बताते हैं कि ये बैग लेके चंडीगढ़ में नोटों की गड्डियां लेने गए। अगर नोटों की गड्डियां ली तो माननीय मुख्यमंत्री जनता के सामने क्यों नहीं बताते, प्रूव क्यों नहीं करते कि ये चीज है, कि आरोप और प्रत्यारोप ही चलते रहे? माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि समय आने पर हर एक बात जो है जनता, समय कब आएगा? चुनावों के बाद वो निश्चित रूप से आएगा, बताएंगे, क्यों नहीं बताएंगे? तब तो चुनाव हो जाएंगे ना, जनता को तो फिर पता नहीं लगेगा। अभी बताएंगे, अब चिंता मत क्या करिए। छोड़ के गए? देखिए यार, इस बारे में ना मैं बता सकता हूँ, ना माननीय प्रवक्ता जी बता सकते हैं। इस बारे में तो माननीय विक्रमादित्य सिंह ही ज्यादा बता सकते हैं। ऐसा क्यों? चंडीगढ़ में वो उनसे मिले, अब बैग लेके गए, क्या लेके गए, क्या था उसमें, और ये जो सारी हलचल मची, ये तो इसके सूत्रधार कौन है? इसके सूत्रधार माननीय विक्रमादित्य सिंह जी है, वो ही बता सकते हैं। आप आरोप कैसे लगा सकते हैं कि इसके आरोप विक्रमादित्य सिंह जी? आपके पास कोई प्रूफ है? आप तो खुद वकील है। जी, मैं यही कह रहा हूँ, जब ये बागी हुए तो विक्रमादित्य सिंह जी के ही कांटेक्ट में थे। विक्रमादित्य सिंह ही उनसे मिलने के लिए चंडीगढ़ के होटल में गए। वो तो खबरों का खंडन हुआ। विक्रमादित्य सिंह जी हुए तो मैं तो काम के लिए जा रहा हूँ, दिल्ली में नितिन गडकरी जी से मिलने जा रहा था। इसके वीडियो वायरल हुए हैं, वीडियो न्यूज चैनल्स में वीडियो भी वायरल हुए हैं। खबरों का खंडन तब हो सकता है जब वो रिटर्न में खबर हो गई, इसके वीडियो वायरल हुए हैं, ठीक है ना जी। और उसके पश्चात विक्रमादित्य सिंह, और इसके साथ ही अटैच होकर विक्रमादित्य सिंह की उसी टाइम पे, जिस टाइम पे ये विधायक बागी हुए, उसी टाइम पे विक्रमादित्य सिंह की वो रोती हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस आई, उसी समय पे प्रतिभा सिंह जी की प्रेस कॉन्फ्रेंस आई। सूत्रधार कौन है तो बच्चा भी समझ जाएगा। चलिए, आपका वकील है 75 साल में पहली बार हुआ आपने उनको जेल में डाल दिया। क्यों जेल में डाला? देखिए, जो शराब घोटाला है, ईडी ने उनको अरेस्ट किया, कानूनी प्रक्रिया के तहत किया। ये आरोप लगा सकते हैं, ये लगा रहे हैं आरोप कि ईडी का दुरुपयोग हुआ। मैं ये जानना चाहता हूँ, ईडी ने कोर्ट में पेश किया उनको, कोर्ट ने प्रूफ मांगे, कोर्ट के सामने प्रथम कोर्ट की स्टेटमेंट है सर ये। वो तो इन्होंने खुद बोला ना कि देखिए, शराब घोटाला तो बीजेपी का घोटाला था, उसके जो तार हैं इलेक्टोरल बॉन्ड के, अरविंदो फार्मा के, उसमें तो ये कहा कि चुनावों से पहले 5 करोड़ और जब वो छूट गए तो 50 करोड़। तो ये तो आरोप लगाते हैं कि ये इलेक्टोरल बॉन्ड नहीं है, ये एक तरफ की फिरौती भाजपा कर रही है। देखिए, इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर ये लगाने से पहले इलेक्टोरल बॉन्ड है क्या? बेसिकली इलेक्टोरल बॉन्ड जो है वो एसबीआई से खरीदे गए। किसको दिए गए इसकी जानकारी है? एसबीआई को जानकारी है इसकी, देने वालों को ये है इसकी जानकारी है इसकी। ये तो जब ये किसने किसको दिए, ये तो जब ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट द्वारा जब ये बोला गया कि इनको जो है वो खुला किया जाए कि किस किस के पास कितने कितने इलेक्ट्रोल बॉन्ड किए हुई है, उसके पश्चात इन चीजों का सबका पता चला। नहीं, आपके तो अधिवक्ता जब सुप्रीम कोर्ट में पेश होते थे तो वो बोलते थे तो जून महीने में इसका रिजल्ट ये बताया जाए जनता को। तो इतना डर क्यों था भाजपा को कि चुनावों से पहले जो है इलेक्टोरल बॉन्ड के ऊपर जो यूवी कलर की रेड मार्क्स होता था, तो वो क्यों नहीं बता सके? माननीय अदालत को बार बार डांटना पड़ा कि आप बताइए, जो आप 4 महीने में काम बोलते थे वो माननीय अदालत ने 2 दिन में करवाया। देखिए, आप कह रहे हैं कि इसमें डर था, मुझे एक बात बताइए, इसमें डर किस चीज का? सबके सामने स्पष्ट आ गई। नहीं, ये बात है, भाजपा को इलेक्टोरल बॉन्ड के थ्रू ज्यादा पैसा मिला है और बाकी पार्टियों को कम मिला है। यही सबसे मेन प्रश्न है। मैं ये बताना चाहता हूं कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है वो बाकी पार्टियों को भी उसी प्रक्रिया के तहत मिला है, भाजपा को भी उसी प्रक्रिया के तहत मिला है। भाजपा के लगभग 50% विधायक, पूरे जो हिंदुस्तान में 50% विधायक हैं भाजपा के, और एनडीए के 300 प्लस सीटें, सबसे बड़ी पार्टी 300 प्लस सीटें हैं।
जो जितनी बड़ी पार्टी होगी उसको ज्यादा पूरे एरिया में, पूरे देश में फैली हुई है ज्यादा होगा, बाकी जो क्षेत्रीय पार्टी होगी उनको कम होगा। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड का पैसा तो सब पार्टियों को मिला है। के खाते भी सीज किए गए, तो पैसा तो आपने भी खाया, उन्होंने भी खाया, आपने भी इलेक्टोरल बॉन्ड में। फिर आप और मतलब कांग्रेस और आम आदमी पार्टी ने फिर भी आपस में गठबंधन किया, तो क्या अलग लगता है कि आपको कम मिला या उनको ज्यादा मिला? सबसे पहले मैं तो बोलना चाहता हूँ, जो इलेक्टोरल बॉन्ड है इस सरकार का जो है सबसे बड़ा घोटाला है। इलेक्टोरल जो बॉन्ड है एक प्रवेश द्वार है, इसके आगे आप जांच जब होगी असली तस्वीर तो उस समय पता चलेगी। जो बीफ एक्सपोर्ट करती है कंपनी, उसने भी 250 करोड़ रुपए जो है भाजपा को चंदा दिया। ऐसे बोलते हैं हम सनातनी हैं। ये मेरे को जो है प्रवक्ता यहाँ पे जवाब दें कि जो आपकी यहाँ पे जो प्रत्याशी है बहन कंगना जी, उन्होंने ट्वीट किया बाकायदा कि मेरी माँ ने मना किया था कि बेटा बॉम्बे में जाएगी तो वहाँ पे जो है गौमांस मत खाना, लेकिन मैं एक रिबेल किस्म की लड़की हूँ तो मैंने वहाँ पे जो है गौमांस भक्षण किया। ट्वीट है वहाँ पे, तो इसके ऊपर भी जरा प्रकाश डालें। ये कह रहे हैं जो कह रहे हैं, आप जो कह रहे हैं वो जवाब दीजिए। देखिए, इस तरह की अनाप शनाप बयानबाजी काम करना इनका काम है। मैं दूसरा ये कहना चाहूंगा कि इन्होंने ना केवल इस तरह की बयानबाजी की, इनके ऊपर और भी व्यक्तिगत आक्षेप किए इन्होंने। अगर व्यक्तिगत इस तरह के आक्षेप करने हैं तो विक्रमादित्य सिंह की निजी जिंदगी के ऊपर भी बहुत है। लेकिन वो मैंने पहले कहा कि ऐसे ना करें, वो सही है। मैं उसके ऊपर नहीं बोल रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि बहुत ज्यादा है। बात ये नहीं है, बात ये है कि चुनाव यहां से लड़ रहे हैं, यहां के क्या मुद्दे हैं, यहां के सांसद ने क्या काम किया, केंद्र से कितनी निधि आई, लोगों के लिए क्या काम किया, उस मुद्दे पे चर्चा। ये तो कहते हैं कि विपक्ष खत्म कर दिया, कांग्रेस के खाते आपने सील कर दिए, तो ऐसा क्या लग रहा है कि लोग तो कह रहे हैं, कई कांग्रेस के नेता ये कह रहे हैं कि देखिए पूरा विपक्ष कम कर रहे हैं, अब डिक्टेटरशिप के ऊपर जो है भाजपा आगे की तरफ बढ़ रही है। देखिए, ईडी ने, सीबीआई ने, इनकम जो टैक्स डिपार्टमेंट है उन्होंने कार्रवाई की, उसके पश्चात ऑनरेबल कोर्ट में ये मैटर किया। इसको डिक्टेटरशिप नहीं कहते, कानून अपना काम कर रहा है। डिक्टेटरशिप बोलते हैं जब इंदिरा गांधी ने पत्रकारों से लेकर प्रत्येक व्यक्ति जो उनके खिलाफ बोलता था उसको अंदर कर दिया था, डिक्टेटरशिप उसको बोलते हैं। सरकारें गिराने की बात करते हैं, मैं बात बताता हूं आपको, 91 सरकारें इन्होंने गिराई हैं 356 आर्टिकल के अंडर। कहां गई उसमें, कहां गई थी इनकी? हमने तो कुछ इस तरह से नहीं किया। हिमाचल में अगर अस्थिरता आई तो इनके विधायकों ने वो अस्थिरता पैदा की, भाजपा ने इसमें क्या किया? जरूर क्वेश्चन पूछता हूँ कि जितने क्वेश्चन अभी हमारा जो सरकार हिमाचल प्रदेश में बनी 1 वर्ष हुए, अपनी पीछे की 17 वर्षों की जो हमारे प्रवक्ता, कांग्रेस के प्रवक्ता ने पूछा इनसे क्वेश्चन, उसके ऊपर इन्होंने टिप्पणी क्यों नहीं दे रहे हैं? बाकी जो युवा की बात आ रही है, पिछले मैनिफेस्टो में 2014 के मैनिफेस्टो में मोदी जी के मैनिफेस्टो में था कि 2 करोड़ युवा को रोजगार देंगे। उस चीज को भी जरूर पूछेंगे इनसे, जरूर पूछेंगे। सुनिए, हॉस्पिटल की बात आ रही है, हॉस्पिटल में अभी 1 वर्ष हुआ हमारी सरकार को बने हुए, तो फिर भी पूरी व्यवस्था हमारे जो यहाँ के हालांकि हारे हुए जो हमारे थे प्रत्याशी वो हारे हुए हैं, फिर भी उन्होंने अपने पर्सनल प्रेजेंस से पूरा हर PSC में डॉक्टर भेजे हैं। इनको पूछिए, 5 साल की सरकार रही। जरूर प्रश्न पूछेंगे। एक प्रश्न इनसे भी पूछना चाहता हूं कि आपने जहां भी है, जिस भी पार्टी के जो प्रमुख हैं उनको, पार्टियों को खत्म करने के लिए जो रवैया अपनाया है, इसको कब खत्म करेंगे? आपने अभी केजरीवाल जी के ऊपर एक किया कि ईडी ने अंदर किया। मुझे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बताए कि केजरीवाल जी या उनके साथ जो शराब घोटाले में कोई अंदर किया, उसका एक भी पैसा आपको मिला? क्या आपके पास कोई साक्ष्य मिले? क्या आपके पास जो गवाह थे उनको मार के कान के पर्दे उखाड़ दिए, अब उनको जो आपने धमकियां दी, और उन्होंने आके बाद में 7 बार 8 बार ली गई हैं, लेकिन वो गवाह नहीं दे सके। उसके बाद जब उनको मारा पीटा गया, उनको धमकी दी गई, तो उन्होंने गवाह दिए और उन्होंने कोर्ट में सीधा बोला कि हमने जल्दी इनसे डर के मारे में दिए। एक आप झूठ बोलना बंद करें, झूठ बोलना इसलिए बंद करें, आपने कहा था कि हम वो जब सत्ता में आएंगे 1 करोड़ बेरोजगार बच्चों को नौकरियां देंगे। कहां गई आपकी नौकरियां? आपने कहा था कि बेरोजगारी खत्म करेंगे, कहां गया बेरोजगारी खत्म करना? आपने कहा था कि हम जो है गरीबी खत्म करेंगे, कहां गई गरीबी खत्म करने की बात? आपने तो आके जो है सीधा 18% टैक्स लगा के जो चीज 100 रुपए की 118 की। और तीसरी बात जो बॉन्ड का है, ये क्लियर है। आज ये सत्ता में आप नहीं है, सत्ता में है, सत्ता में जिस दिन जाएंगे बॉन्ड का खुलासा होगा।
क्या ये ईडी विपक्ष पार्टियों के लिए है? जहां विरोधी सरकारें बैठी हुई है, क्या उनके ऊपर ही छापे पड़ते हैं? इनकी सरकारों में कितनी बार देखिए हर काम जो था वो प्रयासरत किया और उनका ये कहना है कि आपने 18% जीएसटी लगा दिया, आप सत्ता में रहते हुए हर इस्तेमाल जो है वो ईडी का विपक्षी दलों के खिलाफ ही कर रहे हैं। सबसे पहले मैं आम आदमी के जो हमारे मित्र थे उन्होंने कहा उसका जवाब देना चाहूँगा। इन्होंने कहा कि केजरीवाल जी को जो है जेल में कर दिया, एक कानूनी प्रक्रिया के तहत उनको जेल में बंद किया गया है। ये ऑनेबल कोर्ट के ऑर्डर हैं। सड़कों पे इस तरह से इमोशनल होके सड़कों पे फैसले नहीं होते। ईडी से पूछा जाता है, बकायदा कोर्ट में पूछा गया कि आपके पास क्या प्रूफ है, ईडी ने वो प्रूफ किया। ईडी ने कहा कि ये गवाहों को प्रभावित कर सकते हैं। दूसरी बात मैं ये बोलना चाहूँगा, आप प्रश्न तो कर रहे हैं, जहाँ अधिकार होते हैं वहाँ उत्तरदायित्व भी होते हैं। केजरीवाल जब सत्ता में आए थे तो उन्होंने सबसे पहले कहा था शीला दीक्षित को अंदर करेंगे। उन्होंने कहा था सबसे बड़ा घोटाला के बाद आज उन्हीं के साथ गलवाइयां बांध के खड़े हुए हैं। ये लोग जो हैं, ये लोग अवसरवादिता की राजनीति कर रहे हैं। मेरा जो प्रश्न है भाजपा के प्रवक्ता, मैंने सोचा था कि प्रश्नों का जवाब उत्तर होता है, प्रश्न का जवाब प्रश्न नहीं होता। मैंने जो पहले इनसे जो एक प्रश्न किया, अपनी बात रखी, उसका उत्तर दिए बिना इन्होंने एक और प्रश्न जो है मेरे ऊपर चेप दिया। रही वॉशिंग पाउडर वाली बात, देखिए प्रवक्ता महोदय, जब आप बोल रहे थे आप थोड़ा संयम का परिचय दें। मैंने फिर कहा सड़कों पे फैसले नहीं होते। मेरा प्रश्न है, ये आम आदमी का प्रश्न है कि 14 से 24 तक 30 में से 14 रेड्डी के जो मेन थे उनको तो 2 महीने में बेल मिल गई थी, जो कि मास्टरमाइंड थे। 8 स्टेटमेंट है केजरीवाल के फेवर में, 2 केस स्टेटमेंट है केजरीवाल के खिलाफ में, तो उनको तो इतनी जल्दी कैसे फिर स्टेटमेंट? देखिए जो बात ऑनरेबल कोर्ट में ऑन रिकॉर्ड रखी गई है, ऑनरेबल कोर्ट के आधार पर ही इसका फैसला होता है। चलिए ठीक है, आपसे मैं अपील करूंगा कि आप अपने प्रश्न जो कि वो अपने आप को जो है ले जाकर के राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो डिबेट करें। मेरा निवेदन इसी प्रकार का है कि यहाँ की स्थानीय जनता वोट करेगी, मुद्दे भी स्थानीय होने चाहिए, हमें राष्ट्रीय स्तर से किसी प्रकार का लेना देना नहीं है। दूसरा, मैं कांग्रेस के प्रवक्ता से पूछना चाहूँगा कि जो 2022 का चुनाव हुआ है वो महंगाई और बेरोजगारी के ऊपर हुआ था। आज 15 महीने बीतने के बावजूद मुझे ये बताएं कि कितनी बेरोजगारी कम हुई और कितनी महंगाई कम हुई। प्रश्न जी तो कम हो नहीं रही है, नेता आपके खिसक रहे हैं, आप पार्टी चलाएंगे कि रोजगार बेरोजगारों को रोजगार देंगे? देखिए अभी हमें 15 महीने का जो समय है उसमें भी जो है सरकार को मुश्किल से 8 या 9 महीने काम करने का मौका मिला है। इतनी बड़ी जो त्रासदी हिमाचल झेल रहा है, नए सिरे से जो हिमाचल जो है खड़ा हो रहा है। हमारा जो सारा का सारा जो बजट है, कितने लोग जो बेघर हो गए हैं, कितने हमारी जो सड़कें डैमेज हो गई हैं, अभी तक जो है मेरा जो अपना मत है उसमें 5 से 7 साल जो है हिमाचल को जो है पटरी पर लाने लगेंगे। ये तो कहते हैं कि केंद्र सरकार से हिमाचल को इतनी आर्थिक सहायता मिली कि हमने कांग्रेस की हर एक सहायता की। जो भी सहायता मिली वो मदों में मिली है, वो पहले से मिलती आ रही है। एक्स्ट्रा कोई भी जो सहायता जो है हिमाचल प्रदेश को नहीं मिली है, जैसे कि उत्तराखंड को मिली है। इसमें भी जो है केंद्र सरकार ने भेदभाव किया हमारे साथ, जो उसमें स्पेशल पैकेज जो है हमारी कांग्रेस पार्टी ने इसमें भेजा था, 45,000 करोड़ रुपया जो है नुकसान हुआ है, उसमें से 1 फुटी कौड़ी भी जो है केंद्र सरकार की तरफ से हमें नहीं मिली। कंवर जी, जिसके घर पे नुकसान है 7-7.5 लाख दिए और आगे भी देंगे, परंतु भाजपा का क्या स्टैंड है? और आरोप ये भी लगाते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो आए नहीं पूरे बरसात में, और केंद्र ने क्या रिलीज किया स्टेट गवर्नमेंट को? देखिए ये कह रहे हैं 7-7.5 लाख रुपए दिए। हम यहाँ पे कोर्ट में बैठते हैं, हमारे पास लोग फॉर्म भरने के लिए भी आते हैं। उस क्राइटेरिया में कितने लोग आते हैं पहले इनसे पूछिए, कितने लोग आते हैं? जब इनकम सर्टिफिकेट बनता है या पटवारी की रिपोर्ट बनती है, कितने कांग्रेस कार्यकर्ताओं को इंडिविजुअल पिक एंड चूज के हिसाब से इन्होंने पैसे दिए? दूसरी बात, मुझे ये बताइए कि इन लोगों ने उसके पश्चात कितने लोग जो इनकम सर्टिफिकेट बनता है वो इन लोगों, ये लोग, आप उन लोगों को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उसको छोड़ के बाकी जिन लोगों के घर गिरे हुए हैं वो लोग उस क्राइटेरिया में नहीं आ रहे हैं। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूँ, ये कहते हैं
कि नौकरियां दी। मुझे एक बात बताइए, पुराने रिटायर्ड जो कानगो हैं उनको फिर से पटवारी रख दिया 10-15 हज़ारों पे। अच्छा जी, उसके पास पश्चात मैं कहना चाहूंगा जो हमारी स्वास्थ्य योजना थी मुख्यमंत्री की, वो बंद कर दी इन्होंने। ठीक है ना जी, अभी 100 करोड़ रिलीज करने के चुनावों के टाइम में झुंझुना पकड़ा रहे हैं। 1500 के फॉर्म बिकवा रहे हैं, अभी 1500 के फॉर्म बिकवा रहे हैं। इन्होंने बोला कितने टाइम में बोला था, अब 15 महीने का राग अलाप रहे हैं। वो सिर्फ एक झुंझुना होगा। अच्छा जी, उसके पश्चात इन्होंने गोबर खरीदने की बात की थी, वो गोबर अभी तक इन्होंने नहीं खरीदा। मुझे एक बात बताइए, लोगों को कितना ठगोगे? एक जगह कमी हो तब तो बताएं। मैं तो ये कहना चाहूंगा आपकी छन्नी में तो छेद ही छेद हैं। आप ये बताइए कि छेद बहुत है, काम जो है पेंडिंग है, चाहे वो गारंटियों की बात करें, क्या कहेंगे आप इसमें? मैं अपने मित्र से आग्रह करता हूँ कि धैर्य रखें। 5 साल का जो है अमेंडेड कांग्रेस पार्टी को हिमाचल के लोग जो 1500 वाली इन्होंने बात की है, इसमें मुझे हंसी आती है। पूरे 1 साल इन्होंने वो हल्ला किया, विधानसभा में किया, हर गली नुक्कड़ में इन्होंने हल्ला किया। पहले भी मैंने बोला, लेकिन जब वो गारंटी दी, उसकी अधिसूचना हो गई, आचार संहिता लगने से पहले फॉर्म भरे गए 48,000 जो हमारी मातृशक्ति है उनके आवेदन स्वीकार हो चुके हैं। लेकिन जब वो प्रोसेस चला तो माननीय जयराम जी जो है चुनाव आयोग के पास पहुंच गए कि इस स्कीम को फिलहाल जो है बंद कर दिया जाए और रुकवा दी गई है। चुनाव आयोग ने अभी जो 2-3 दिन पहले चुनाव आयोग ने जो है उसमें छूट दी है कि जो फॉर्म जो है भरे जा सकते हैं, मिलेगी वो चुनाव के बाद। मैं अपना अंतिम प्रश्न पूछे ताकि हम इस डिबेट को वाइंड अप कर सके। अगर आपका कोई प्रश्न है यहाँ पर तो जरूर प्रश्न पूछे। जी कम नहीं करना पड़ेगा। जी जरूर, एक प्रश्न इनका भाई साहब का भी है। एक सरकार ने कहा था कि हमारी 10 ग्रिड है वो हम 10 दिन के अंदर पूरी करेंगे, 1 लाख रोजगार हर साल लोगों को देंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूँ कि वो 10 गारंटियां 10 दिन में कहाँ पे गई? आज ये बोल रहे हैं कि आज हमें 15 महीने हो गए, तो 15 महीने में बताओ कितना इन्होंने लोगों को इन्होंने रोजगार दिया, कितने इन्होंने गोबर खरीदा, कितना इन्होंने साथ दिया? जरूर क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि जैसे मुख्यमंत्री जी से अपना कुलवा नहीं संभाला गया, उनके विधायक उनसे खींच के गए। लेकिन मैं ये प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जब उन्होंने राज्यसभा की क्रॉस वोटिंग की तो जो हेलीकॉप्टर उनको लेने के लिए आए और सीआरपीएफ की जो जवान आए और उनको पंचकुला के होटल में ठहराया गया, उसके अगले दिन उनको ऋषिकेश तक ले जाया गया, गंगा फिर भी नहीं नहलाई। वो सारा खर्चा और सारा क्रम किसका था, किसका प्रयोजन था, और उनके साथ कौन विधायक गए थे उनको ले जाने के लिए? देखिए, और बैग भी ले गए। देखिए, इस हिमाचल में जो कानून की अव्यवस्था है वो इतनी हो चुकी है। जब विधायकों ने क्यों क्रॉस वोटिंग की, सबसे पहला तो ये महत्वपूर्ण प्रश्न है। अपनी पार्टी की कार्यप्रणाली से संतुष्ट नहीं थे, वो लोगों की अपेक्षाओं पे खरा नहीं उतर पा रहे थे। पहला प्रश्न का उत्तर। दूसरा मैं ये कहना चाहूंगा कि क्रॉस वोटिंग के पश्चात प्रदेश सरकार में अराजकता का माहौल था, तो केंद्र सरकार का काम भी बनता है और एजेंसियों का काम भी बनता है कि जिनके ऊपर कोई खतरा हो, ये सारी इंटेलिजेंस ब्यूरो की रिपोर्ट होती है, उनको जो है वो सुरक्षा उपलब्ध करवाएं। तीसरी बात देखिए, वहां पे जो विधायक गए थे वहां विक्रमादित्य सिंह भी मिलने गए थे, बीजेपी के भी गए थे, विक्रमादित्य सिंह भी गए थे। मैं जवाब दे रहा हूं आपका। भाजपा हमेशा लोगों के हितों का काम करती है। जब लोक हित में उन विधायकों ने अपनी सत्ता को ठुकराकर लोक हित में काम किया तो बीजेपी विधायकों ने उनसे बात की। बीजेपी के विधायकों ने कहा, बीजेपी के विधायकों ने उनसे बात की कि लोक हित के हर मुद्दे पर भाजपा जो है वो प्रत्येक व्यक्ति के साथ है, वो प्रदेश हित में प्रत्येक व्यक्ति के साथ है।